आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, आज कुछ टेक्निकल समस्या के चलते विलंब से जुड़े हैं। इसके लिए पहले हम खेद जताएंगे, क्षमा चाहेंगे। कुछ नई तकनीक से आज आपसे जुड़े हैं हम लोग। और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज समाप्त हो गया है। संसद जो शुरू हुई थी उसे जो बीते 10 दिन का टोटल सत्र था उसमें 8 बैठकें हुई और 8 बैठकों में सरकार के लिए ये पूरा का पूरा सत्र बेहद बेहद मुश्किलों भरा रहा है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत कठिनाइयां पेश इस सत्र ने की हैं। और बीता तीन दिन साफ तौर पर राहुल वर्सेस मोदी, माफ कीजिएगा, लड़के वर्सेस मोदी और इंडिया वर्सेस मोदी हालात ये रहे हैं। और बीते 3 दिनों में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण, उस पे धन्यवाद ज्ञापन चर्चा का जो अंदाज रहा राहुल गांधी के भाषण का नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, उसे लेकर कल जवाब आया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जी का जो धन्यवाद ज्ञापन पर जवाब था, वो जवाब पूरे देश ने देखा और तुलना हो रही है कि राहुल का भाषण, फिर प्रधानमंत्री जी का लोकसभा का भाषण, और उसके बाद आज राज्यसभा तीसरा दिन था। और आज राज्यसभा में थोड़ा सा पटरी पर आते प्रधानमंत्री जी दिखे। उन्होंने कुछ मुद्दे जो उठा रहा है विपक्ष लंबे वक्त से, उन मुद्दों पर छिटपुट बात जरूर की, लेकिन जवाब आज भी नहीं आया। और जब प्रधानमंत्री जी ने करीब 1 घंटे 50 मिनट राज्यसभा में अपना जवाब पेश किया, जो धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर था, तो वो उतना लय में आज नजर नहीं आया। जैसे लोकसभा में तो कल पूरा का पूरा भाषण उनका बेपटरी था। उनका जो शैली, उनका जो अंदाज, बिल्कुल लग रहा था कि उन्हें बेपटरी विपक्ष ने कर दिया है। और आज भी यही हुआ कि जैसे कल तो उन्हें लोकसभा में बोलने ही नहीं दिया गया था। खासकर जो विपक्ष का हंगामा था, वो जो जवाब मांग रहे थे और साहिब जिस तरीके से जवाब पेश कर रहे थे और जो बातें वो कर रहे थे, वो विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं था। और आज जब उन्होंने शुरुआत की और जिस तरीके से बोला, तो उसको भी लेकर भी असंतोष राज्यसभा में प्रकट किया गया। हम देख रहे हैं कि लोकसभा में राहुल गांधी का आक्रामक अंदाज, अखिलेश यादव का आक्रामक अंदाज और इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं, वो पूरी ताकत से सरकार को घेर रहे हैं, सरकार पर हमले बोल रहे हैं। जैसा उम्मीद थी कि 18वीं लोकसभा अलग है, मोदी 3 अलग है और विपक्ष भी अलग है, धारदार है, शानदार है। तो इधर राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उम्रदराज जरूर हैं, लेकिन उनके भी जोश और खरोश में कमी नहीं है। आज जब साहब का भाषण हो रहा था तो 35 मिनट के बाद विपक्ष वॉकआउट कर गया। और वहां भी जैसे कल हमने देखा था, प्रधानमंत्री जी कुछ झल्लाए हुए थे, खींचे हुए थे, वही कुछ दृश्य आज हमें राज्यसभा में देखने को मिला। और बीते 3 दिनों की जो हम बात करते हैं, उन 3 दिनों में ये हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, विपक्ष के ऐसे जाल में फंस रहे हैं, उन्हें नादानियां भी नाम दिया जा रहा है। इन नादानियों, गलतियों के चलते ना केवल प्रधानमंत्री जी स्वयं कुछ कठिनाई में, संकट में दिखते हैं, पूरा का पूरा उनका दल संकट में दिखता है, भारतीय जनता पार्टी कठिनाई में दिखती है, संकट में दिखती है, और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस जो घेर रहा है, तो उससे एनडीए भी तकलीफ में तो आ ही गई है। और जो राहुल ने हमला बोला है, उस हमले में संघ भी आ गया है लपेट में। और अभी तो जो जवाब है वो दिखला या दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री जी का जवाब लय में नहीं है। और किसी भी सूरत में मोदी 1, मोदी 2 में जो एक अकेला सब पर भारी, 56 इंच का सीना और तमाम जो बातें होती थी, वो लग रहा है कि अब बीते जमाने की बात हो गई है। तो जो 3 दिन का पूरा शो रहा है, बीते 3 दिनों का, उन 3 दिनों के शो पर हम बात करने के लिए, जो हमारा नियमित 6 बजे की जो बहस का कार्यक्रम होता है, इसमें हमारे साथ जुड़ता है एक खास पैनल, तो हम खास पैनल को अपने साथ जोड़ेंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे टेक्निकल टीम से कि हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं उन्हें जोड़ दें। आज के जो पैनल है हमारा, उसमें बहुत खास मेहमानों में हमारे साथ जुड़े हैं अरुण शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं।
हमारे साथ जुड़ने वाले हैं संजीव चंदन जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट संजीव चंदन साहब भी जुड़ गए। संजीव सर, आपका ही बहुत बहुत स्वागत। और अरुण सर, आपका स्वागत। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ेंगी। मीनू जैन जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं किसान नेता और पॉलिटिशियन सुनीलम जी। हम शुरुआत करना चाहेंगे, संजीव जी से करते हैं हम शुरुआत आज की। संजीव, जो हमने राहुल बनाम मोदी या लड़के बनाम मोदी और साथ साथ इंडिया अलायंस का जो 3 दिन का जो खास ये जो हमने देखा है बीते 3 दिन में, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में जिस तरीके से पेश आया है इंडिया, और मोदी जी को बेपटरी सा कर दिया है। बेनूर तो वो पहले ही थे जब वो चुनाव के नतीजे आए थे, जो उन्होंने 370 या उसके पार 400 एनडीए अपनी दम पर अकेले पार, तमाम धरा का धरा रह गया था। और अब ये संसद का जो पहला सत्र है, इस पूरे सत्र के दौरान बीते 3 दिन साफ नजर आता है कि साहेब को बेपटरी और साथ साथ जो उनका एक जो आत्मविश्वास था वो डिगा सा दिया है, डिग गया है। आपकी प्रतिक्रिया संजीव सर? अनम्यूट कीजिएगा, शायद आप म्यूट है शायद। नहीं, कुछ टेक्निकल समस्या है, मुझे लग रहा है आवाज आपकी मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शकों तक नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ मीनू जैन जी और सुनीलम जी भी जुड़ गए। हम सभी का स्वागत करेंगे और मैं अपने दर्शकों को, जब तक ये टेक्निकली जो समस्या है, ये नया, मैंने कहा आज एक नए सॉफ्टवेयर से शुरुआत की है, तो कुछ शुरुआत है तो शुरुआत में कुछ कठिनाइयां पेश आती हैं, हमें भी पेश आ रही हैं। मैं ये पैनल जो हमारा जुड़ा है, आप जो दर्शक हैं सभी को आप देखते हैं, सुनते हैं, अपने अपने क्षेत्र के पारंगत लोग हैं, लंबा अनुभव है, दीर्घ अनुभव है। मीनू जी, आपसे शुरुआत करता हूं। शायद जब तक संजीव सर की आवाज ठीक करेंगे, हम टेक्निकल टीम से कहेंगे यदि आप आवाज पहुंच रही है मेरी। तो मैंने ये कहा कि बीते 3 दिन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद ज्ञापन हुआ, उसमें विपक्ष ने जो घेराबंदी की, उसके जो जवाब आए, कल के जवाब को लेकर बहुत मीमांसा हुई, लेकिन आज भी जो प्रधानमंत्री जी का जवाब है, लय में नहीं है। कुछ बातें जरूर की, लेकिन जो जवाब आना था वो जवाब उनकी ओर से नहीं आया, ऐसा विपक्ष ने माना है, आरोप लगाया और साथ साथ बहिर्गमन भी किया है। तो यदि हम राहुल वर्सेस मोदी जी या इंडिया वर्सेस मोदी जी की बात करें, तो कैसे लीजिएगा इन बीते 3 दिनों को, मीनू जी? मुझे लगता है कुछ टेक्निकल समस्या है, आवाज दिक्कत है, जरा देखिएगा भाई। टेक्निकल टीम जो हमारी है, जो नया सॉफ्टवेयर है। मेरा माइक अब आ रही होगी जी, मेरा माइक ऑफ। जी हाँ, आइए, सॉरी। प्लीज। देखिए, पिछले 3 दिनों में जो भी ये हुआ, उसमें जब शुरुआत हुई, जब राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पे एक तरह से शुरुआती उन्होंने भाषण दिया, और उसमें उन्होंने फोकस रहे वो केवल जनता के मुद्दे ही, जो वो भारत जोड़ो यात्रा से उनकी जो शुरुआत हुई थी, और न्याय की घोषणा पत्र जो उनका चुनावी घोषणा पत्र था वो, और इंडिया गठबंधन के जितने भी मुद्दे थे वो सब मिला के वो उसी मुद्दों पे वहां टिके रहे। वहां से एक बार के लिए हमें ये लगा कि यस, लोकतंत्र वापस आता हुआ दिखाई दिया, कि एटलीस्ट जो हमारा जो लोकसभा है, इसके अंदर लोकतंत्र की वापसी हो गई है। और बहुत प्रसन्न हुई जनता कि राहुल गांधी ने एज ए अपोजिशन लीडर जनता के मुद्दों को बखूबी मजबूती के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ उठाया। और ये लगा कि देखिए, अब जो जनता ने जो मैंडेट दिया है, सही जनादेश दिया है, और अब इसके अनुरूप दोनों पक्षों की तरफ से काम चलेगा। लेकिन जो राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उसकी जिस तरीके से चारों तरफ एक तरह से वाहवाही और भूरी भूरी प्रशंसा, और छा गए राहुल गांधी, और वो जो है वो सत्ता पक्ष को डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो मोदी जी को तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। वो चीज ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये चीज उस वक्त भी दिखाई दे रही थी आपको, जिस वक्त राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, कि इवन प्रधानमंत्री तक उठे, उनके बीच में उनको इंटरप्ट किया दो दो तीन तीन बार। वो टेक्निकल चीज क्या है, उसकी संवैधानिक पोजीशन क्या है, वो एक अलग बात है। न केवल वो, उनके मंत्री और सभी लोग, जिसमें कि जो अध्यक्ष हैं सदन के, उनकी बड़ी आपत्तिजनक रही भूमिका। वही आज राज्यसभा में भी रही, वहां भी सभापति और इधर अध्यक्ष साहब लोकसभा के, वो एक साफ तौर पे ऐसा लगा कि बहुत ही ज्यादा पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे थे, जबकि अध्यक्ष को और सभापति जी को राज्यसभा के अपने निष्पक्षता के साथ उसका संचालन करना चाहिए। इनफैक्ट जो धनखड़ साहब है, वो तो मोदी जी की चापलूसी में, मैं तो साफ बोलूंगी, इतना तक बोल गए कि मोदी जी, आपने मुझे मौका दिया
कि आप आज तीसरी बार जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे रहे हैं तो मैं उस चीज का साक्षी हूँ। मतलब वो, और उन्होंने ये बता, साकेत गोखले ने ट्वीट किया कि उन्होंने आरएसएस की प्रशंसा में कसीदे भी काढ़े जगदीप धनखड़ ने, और उन्होंने पूरी डिटेल के साथ उसको लिखा भी है, ऑन रिकॉर्ड है। दर्शक जाए तो जाके देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो जहां इस तरीके के की माहौल वो पैदा हुआ, और जिस तरीके से मोदी जी ने कल तो हद ही कर दी लोकसभा के अंदर, जिस तरीके से वो बौखलाए हुए मोदी, एक हारे हुए मोदी जिस तरीके से अपनी हताशा निराशा निकाल रहे थे, वो एक मतलब बड़ा भद्दा सा एक सीन पैदा हुआ। और वो जिस जिस भाषण को उन्हें 20 या 40 मिनट के अंदर सम अप कर देना चाहिए था, क्योंकि सरकार की उपलब्धियों के बारे में राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में बता चुकी थी, डिटेल में बता चुकी थी वो। तो मोदी जी को इतना डिटेल में करने की, और 2-2.5 घंटे तक उन्होंने, मैं जिसको बोलूंगी भेजा फ्राई कर दिया, पब्लिक का भी और सांसदों का भी। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब एक प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए इतने उम्र दराज व्यक्ति को इस चीज का भान होना चाहिए कि आपको कितनी देर और क्या बोलना है, किस भाषा में बोलना है। आप विपक्ष को जाने दीजिए, आपकी भाषा पे नियंत्रण ही नहीं था, आपको शब्दों पे नियंत्रण नहीं, कंटेंट पे नियंत्रण नहीं, और आपने उल जलूल बातें जो बोली, तो उसमें पता लगता है कि ये कहावत है कि कई बूढ़े कभी बड़े नहीं होते। बाल भले ही सफेद हो जाए, उम्र भले ही उनकी 70 से पार हो जाए, लेकिन उनकी सोच में, उनकी बातचीत में परिपक्वता नहीं आती। लेकिन दावा ये करते हैं कि हम बड़े हैं आपसे और हमें बड़ा मानो। तो वही मोदी जी का हाल था कल। जिस तरीके से उन्होंने बाल बुद्धि और ये सब कह के अपमान किया राहुल गांधी का, वो उल्टा पड़ गया। लोगों ने उनको, आई एम सॉरी टू से, प्रधानमंत्री हैं हमारे, लेकिन क्या कहे, क्या करे, अगर आप व्यवहार से, लोगों ने उनको बैल बुद्धि कहना शुरू कर दिया। और लोग, तो ये चीज एक अच्छी परंपरा नहीं आप डाल रहे हैं। तो जो आज का दिन आते आते तक लगा कि ये तो वही का वही वापस ढाक के 3 पात है। मतलब 100 दिन चले 2.5 कोस। प्रधानमंत्री जी आज पूरी तरीके से वही मोदी की गारंटी, मैं और वो सब, और वो ये कह रहे हैं कि हमें संविधान के रक्षा के लायक समझा इस देश की जनता ने, हमें हमें वोट दिया इसलिए। मतलब कहाँ बात कर रहे हैं मोदी जी, आपको 303 से लाके 240 पे पटक दिया है जनता ने, और ये मैसेज दिया है कि आपके हाथ में संविधान सुरक्षित नहीं है, आपके अकेले के हाथ में हम संविधान नहीं देंगे, इसलिए आपके साथ और लोगों को लगा रहे हैं ताकि वो आपके ऊपर लगाम रखे। लेकिन मोदी जी का अहंकार जो है वो उनको इस चीज से एडमिट करने के लिए मना करता है। और जो जो कल बोल रहे थे उस, वो तो बहुत ही ऊट पटांग बोला। आज जो बोला उसमें बड़ी अजीबोगरीब बातें बोल रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करना चाहता हूँ। वो आदमी संघवाद की बात कर रहा है जो संघवाद को चोट करता है। मनरेगा का हिस्सा नहीं देता राज्यों को, जीएसटी का हिस्सा तड़पा तड़पा के देता है, मनरेगा का हिस्सा तड़पा तड़पा के देता है। जब आपको याद होगा ममता बनर्जी को खुद आना पड़ा धरने पे, दिल्ली में बैठी वो। राज्यों के राज्यपाल जो गैर भाजपा शासित प्रदेशों के राज्यपाल हैं, किस तरीके से भाजपा के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, राज्य सरकारों के काम में लगातार अड़ंगे अड़ाते रहते हैं। वो व्यक्ति फेडरलिज्म की बात कर रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहा है। जितना मोदी जी ने संघवाद के ऊपर प्रहार किया है, मुझे लगता है कि किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा आज तक, जिस तरीके से इन्होंने संघवाद के ऊपर प्रहार किया। और मणिपुर के ऊपर बोल रहे थे, आज चांस की बात है कि मणिपुर पे अपनी तरफ से बोले, बड़े खुश हुई जनता। लेकिन जनता ध्यान रखे, दर्शक ध्यान रखे, मणिपुर पे वो जब बोले जब मणिपुर ने मोदी जी को रिजेक्ट कर दिया। दो सीट थी, दोनों सीट पे मोदी जी की पार्टी को हरा दिया। मोदी जी वहां चुनाव के लिए गए नहीं थे, प्रचार के लिए। इवन कुकी समुदाय की सीट तो दे जाने दीजिए, जो पहाड़ों की सीट है, वैली में जहां मैथिली समुदाय का बहुमत है, उन्होंने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। इससे बड़ी हार क्या होगी मोदी जी की? मोदी जी को तो ये था कि मैथिली समुदाय वाली सीट तो बगैर कुछ करे हमारे पलड़े में आनी ही है, लेकिन वो भी नहीं आई। तब आपको ये महसूस हुआ, जब जनता ने तमाचा मारा आपकी गाल पे, तब आपको ये महसूस हुआ कि नहीं, हमें हमें मणिपुर की तरफ तो जाना पड़ेगा। बात करते हैं आप नॉर्थ ईस्ट की। मणिपुर क्या नॉर्थ ईस्ट में नहीं है? मणिपुर आपका सौतेला है क्या? लेकिन नहीं, मोदी जी को तो बस यही है कि मैं, और मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, सब जगह मैं हूं। और वो उनका आज जो था ना, वो आज पूरे उसमें ये थे, उनको उस समय भूल गए कि मैं एक गठबंधन सरकार का नेता हूं, मेरी इसमें 240 सीट है, बाकी सीटें अन्य दलों की है। अगर वो अन्य दल मेरे से समर्थन खींच ले तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा।
लेकिन मोदी जी आज जो थे राज्यसभा में वॉकआउट कर गया सदन से वॉकआउट कर गए मल्लिकार्जुन खड़गे। मतलब आप नेता विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे, वो बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं तो ना तो सभापति ध्यान दे रहे हैं उनकी बात पे और ना मोदी जी ध्यान दे रहे हैं और बोलते चले जा रहे हैं। वो हाथ ऊंचा उठाए खड़े हैं, एक आध बार बीच में आए, उनका दिखाई दिया, अल्टीमेटली सदन को वॉकआउट करना पड़ा। इसमें बस आज एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि बीजेडी के जो 11 सदस्य हैं बीजू जनता दल के, उन्होंने भी आज विपक्ष के साथ राज्यसभा से वॉकआउट किया समय पड़ने पे। जो क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने कहा था, आपने उनको ये दिया था इंस्ट्रक्शन कि आप विरोध की जो करें, जहां पे हमें मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे विरोध करना है सरकार का, विरोध करें। तो आज वॉकआउट कर गया। तो मेरे हिसाब से तो इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ी है उल्टे मोदी जी के इस कदम से। तो मोदी जी ने पता नहीं कैसे दिया होगा अपने अहंकार में, लेकिन उनका अहंकार तो जनता जानती है और जनता वैल्यूएशन कर रही है कि कौन मुद्दों की बात कर रहा है और कौन वाक जाल में फंसा रहा है लोगों को, फालतू की जो लफाजी। तो मोदी जी का तो लफाजी कल भी रही और आज भी रही उनको, लेकिन वो जनता को बेवकूफ समझते हैं। वो अब उनको अब समझ में आ जाना चाहिए देश की जनता बेवकूफ नहीं है, और आपको लेके तो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं रही। अब पहले जरूर प्रभाव में थी, लेकिन अब उनको आपकी कलई खुल गई है और असली रूप में आप सामने आ गए कि वही नफरती, जिसको कहते हैं ना नफरती चिंटू कि वही है आप। आपके अंदर नफरत ही भरी पड़ी है, उसके अलावा और किसी तरह की राजनीति आपको करनी नहीं आती है, और उसी पे आप वापस आ गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। संजीव सर, क्या आपको आवाज पहुंच पा रही है मेरी? आप मुझे सुन पा रहे हैं संजीव जी? संजीव जी को शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं आता हूं सुनीलम सर, आपके पास आता हूं। सुनीलम जी, जो पूरा का पूरा जो हम जिस पे बात करते हैं, रंग मतलब कल बेनूर था, आज कोशिश हुई कि रंग जमाया जाए, लेकिन रंग आज राज्यसभा में नहीं जमाया। और जो सारी चीजें आई फौरी थी, चाहे वो मणिपुर हो या नीट हो, उन्होंने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनका भी जिक्र किया। लेकिन वही दम्भ और अहंकार जो बात कर रही है मीनू जी, वही कुछ नजर आया। लगता है जो है हालात है उसको समझने को प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से संदेश वो बार बार देने की कोशिश करते हैं कि मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। कितना नुकसान ये संभावनाएं पैदा करता है। हमने जो देखा बीते 3 दिनों में जो कुछ हुआ है सदन में, उसमें उनके जो कह लीजिए, हम जो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो वो विपक्ष को आसान मतलब समझ रहे थे कि कोई दिक्कत पैदा नहीं कर पाएगा, और जो दिक्कतें पैदा की गई हैं और पैदा करने के साथ साथ जो पानी बार बार पिलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, तो ये सीख लेने को तैयार है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिखता है और संघ को भी अब आड़े हाथों लेना शुरू किया है। तो तमाम जो स्थितियां हैं, हिंदू वाला मुद्दा उल्टा गले पड़ा है। क्या कहेंगे आप? जी संजीव जी, असल में जो पूरी चर्चा हुई है उसमें ये बात तो एकदम साफ हो गई कि विपक्ष बहुत मजबूत है और उसने मजबूती के साथ में उन मुद्दों को रखा है जो मुद्दे चुनाव के अंदर उन्होंने ले जाने का काम किया था। मेरी आवाज आ रही है आपको संजीव जी? हेलो, आ रही है आपकी आवाज? आ रही आवाज आ रही जी। आ रही आवाज। तो उन्होंने, ऑपोजिशन ने बहुत इफेक्टिवली अपनी बातों को रखा। हम जो है 2-3 लोगों को सिंगल आउट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल टोटल डिबेट आप जो देखेंगे तो मुझे लगता है कि उसके अंदर विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के ऊपर हावी रहा। हम इस पूरी चर्चा से एक नतीजा तो ये निकाल सकते हैं, जो आज मतलब सदन भी आज समाप्त हो गया राज्यसभा के भाषण के बाद में, कि हमारे जो सदन के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ सीखे नहीं हैं। जनता ने जो उन्हें सिखलाने की कोशिश की, जो उन्हें 240 तक सीमित कर दिया और विपक्ष को 234 तक पहुंचा दिया, इसका जो लोकतंत्र में संदेश होता है कि बहुत मजबूत विपक्ष है तो आपको अपने तौर तरीके बदलने होंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी तौर तरीके बदलने का काम नहीं किया। अब आप देखेंगे दोनों उसमें जो उनके भाषण रहे, एक तो वो इमरजेंसी पर केंद्रित रहे
इमरजेंसी को याद करना इसलिए जरूरी है कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उतना तो ठीक है। वो तो इतिहास से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसी को ही आप मुख्य फोकस बनाएं और अपना जो आप जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं या संवैधानिक मूल्यों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, तो इमरजेंसी की आड़ में आप छुप नहीं सकते। और कोई भी जो है, जो आम नागरिक है, वो चाहता है कि भाई आज की तारीख में कांग्रेस ने क्या क्या गड़बड़ किया, क्या बुरा किया। अरे नहीं किया होता तो आपको मौका ही कैसे आता, आप कैसे आ जाते सत्ता के अंदर। लेकिन अब आप केवल कांग्रेस का रोना रोने के लिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। आपको इस देश के अंदर आप क्या योगदान कर सकते हैं, आप किस तरीके से देश को आगे ले जा सकते हैं, समाज के अंदर बेहतर तरीके से लोकतांत्रिक और जो है बंधुत्व के आप मूल्य स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए आपको लाया गया है। लेकिन आप दोनों भाषणों को मैंने सुना है प्रधानमंत्री जी के, दोनों भाषणों के अंदर जो है ये मिनिमम है। मतलब जो उन्हें बोलना चाहिए था वो मिनिमम है, और जो मिनिमम उन्होंने बोला वो रिपीटिशन है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। उसमें वही 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात है, उसके अंदर कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि भाई हमें एक संकल्प को पूरा करने के लिए भेजा है, लेकिन वो संकल्प जो है जिसका वो ढिढोरा पीट रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, 10 नंबर से 5 नंबर पे मैं आ जाऊंगा, 3 नंबर के ऊपर मैं आ जाऊंगा, तो ये तो उनका मतलब पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड है। इसके अंदर नया कहां पर है? मतलब अगर वो कोई बात बेरोजगारी के सवाल को लेकर के बोलते, वो ये बोलते कि भाई हमारे को ये बात समझ में आ गई है कि बेरोजगारी का सवाल सबसे अहम सवाल है, और अब तक हमने जो नीतियां अपनाने का काम किया उससे हम बेरोजगारी के ऊपर कहीं रोक लगाने में हम कामयाब नहीं हुए। हम अपनी पॉलिसी के अंदर ये चेंजेस करने वाले हैं और इससे हम नया जॉब क्रिएशन हम लोग करने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ वो बताते, अगर वो बताते कि महंगाई जो बढ़ी है उसको हम इस तरीके से रोकेंगे, अगर वो ये बताते कि भाई किसानों का इतने समय से एक डिमांड लगातार चलती चली आ रही है या उनकी जरूरत है, किसान आत्महत्या करता है, हम चाहते हैं कि आत्महत्या मुक्त भारत बने, इसलिए हम किसानों के लिए इस तरीके से ये कुछ करने का सोच रहे हैं। और आप मणिपुर को लेकर के आप अगर केवल इतना ही कह देते हैं कि 11,000 हमने एफआईआर दर्ज कर दी, तो उससे बात नहीं बनती है। वहां पर आप 12 महीने में, मतलब लगभग 12 महीने हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आप सफल हुए? आपने क्यों पूरे विपक्ष को कॉन्फिडेंस में, या पूरे देश के या फिर पूरे मणिपुर के अलग अलग समूहों को आप कॉन्फिडेंस में आपने क्यों नहीं लिया? मेरा मतलब है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो होना चाहिए। भाई जब कोई व्यक्ति जो है परास्त हो जाता है, जब वो हार जाता है, तो अभी भी मतलब वो जो है आदमी को वो जो है पिट जाए बुरी तरीके से, कुश्ती के अंदर हार जाए, फिर भी खड़ा होकर के कहने लगे कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये वो जो बात, उनका जो राग है। और उसके बाद में आप असल में मतलब जो वो कहते हैं कांग्रेस परजीवी है और कांग्रेस का अकेला सब कुछ खत्म हो गया, जहां पर दूसरों के साथ में लड़ करके आई है वहीं पर जीती है, तो भाई ये इंडिया ब्लॉक था, इंडिया गठबंधन था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, ये कोई अंडरहैंड डीलिंग जो है कांग्रेस की और अन्य रीजनल पार्टीज की नहीं हुई। ये तो एक प्री पोल अलायंस जो है वो बनाया था, और आप भी बनाते हो। और आप भी जो 15 साल से अब मतलब अब जो आप सरकार चला रहे हो, तीसरी बार की जो सरकार है, वो तो आपकी पूरी तरीके से डिपेंडेंट सरकार है। तो आपको तो उसके बारे में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है परजीवी के बारे में, क्योंकि आप वो तो परजीवी का मामला, और आप तो जो है आपका तो अस्तित्व ही जो है वो पूरी तरीके से टिका हुआ है, जो है नीतीश और टीडीपी के ऊपर टिका हुआ, नायडू के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन अभी भी जो है वो परजीवी की बात करते हैं। फिर वो जो पूरी बात कर रहे हैं वो अभी भी वही भ्रष्टाचार को लेकर के बात कर रहे हैं। उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो बात कहा गया कि भाई नायडू के ऊपर जो केसेस थे उनका क्या हुआ, अजीत पवार के जो केसेस थे उनका क्या हुआ, ये बात तमाम सारे सदस्यों ने बार बार उठाने का काम किया। तो उन्हें जो है देश को ये बताना चाहिए था कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए
कौन से नए तौर तरीके वो अपनाने का काम कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में उन्हें पॉइंट वार जवाब देने का काम करना चाहिए था। तो उससे वो उनकी बात भी जाती और जनता के अंदर एक तरीके का जो एक क्लैरिटी भी लोगों के बीच में आ सकती थी, लेकिन उन्होंने ये किया नहीं। वो असल में मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है पब्लिक स्पीच के अंदर अब वो इस तरीके का हो गया है, सदन के अंदर बोलें, किसी सम्मेलन में बोलें, पार्टी अधिवेशन में बोलें या वो विदेश के अंदर बोलें, सब जगह पर वो एक ही तरीके का भाषण देने के वो आदी हो गए हैं। उनके पास में कुछ भी नया नहीं है। हम तमाम ऐसे वक्ताओं को हम पार्लियामेंट के अंदर सुनते हैं, जब वो बोलते हैं तो नए आइडियाज के साथ बोलते हैं, बहुत सारे चीजों को लस्ट्रेट करके वो बोलने का काम करते हैं। अब वो कल उन्होंने बोला अखिलेश यादव को लेके, वो तुलसीदास की वो चौपाई बोल दी। अब वो कोशिश क्या कर रहे हैं, आज भी उन्होंने जो कोशिश किया, वो कोशिश किया कि भाई आम आदमी पार्टी के खिलाफ में मैंने कुछ नहीं किया, वो तो कांग्रेस ने ही किया। वहां पर जो है केरल के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, वहां पर तो जो है कांग्रेस ही कह रही है कि वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का काम करो। मतलब क्या है, मतलब यह है कि वो इंडिया जो ब्लॉक बना है उसकी एकजुटता से वो इतने आए हुए हैं कि वो उसको तोड़ने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। ये बात आप उनके जो निकल करके आता है, वो निकल करके ये आता है कि वो उनकी कोशिश ये नहीं है कि मैं इस सरकार को कैसे जो मुख्य चुनौतियां हैं देश के सामने, उन चुनौतियों का मुकाबला मेरी सरकार कैसे करेगी, ये करने की बजाय एक तो वो रोना रोते हैं कांग्रेस का, या फिर अपना खुद का गुणगान करते हैं। लेकिन जो उनसे अपेक्षा करता है ये देश कि वो जब देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो वो सॉल्यूशंस देंगे और सॉल्यूशंस के ऊपर वो बात करने का काम करेंगे। आपको जो है मतलब तमाम सारे जो लोग हैं, वो पूरा देश जो है वो चाहता ये है कि आप सॉल्यूशन दें। प्रॉब्लम जो है, अगर बिल्कुल सबसे बिल्कुल बड़ी उन्हें लगता है कि देश की जो कांग्रेस है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम उनके लिए हो सकती है ना, वो मोदी जी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस समय वो देश के लिए प्रॉब्लम नहीं है। वो तो सत्ता से लगातार बाहर हैं, ज्यादातर राज्यों के अंदर भी वो बाहर हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम देश के ऊपर थोपने का काम आप कर रहे हो, और जो देश की जो जनता की प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप कुछ देने को तैयार नहीं हो, तो आप एस्केप कर रहे हो। कुल मिला करके आप बिल्कुल बचने की और छुपने की कोशिश कर रहे हो, समस्याओं के निदान आपके पास नहीं है। तो बाकायदा इससे तो यही स्पष्ट तौर पर समझ में आता है कि हमारे प्रधानमंत्री के बाद तीसरी बार बनने के बाद भी कोई ऐसा थिंक टैंक उनके पास नहीं है, चाहे संघ का हो, चाहे पार्टी का हो, या उनके विदेश के मित्रों का कोई थिंक टैंक हो जो उन्हें बता रहा हो कि इस समय देश जिस परिस्थिति में फंसा हुआ है उससे कैसे निकाल सकता है। उसके ठीक विपरीत जाकर के अगर राहुल जी बोलते हैं, अगर अखिलेश जी बोलते हैं, अगर कल्याण बनर्जी बोलते हैं, अगर महुआ मोइत्रा बोलती हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये लोग केवल जो है ये निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, ये केवल मोदी को निशाना बनाने का बात नहीं कर रहे हैं। जो जो जरूरतें हैं, है ना, जो जो मुद्दे हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनको सुनील ये जी, बिल्कुल हाईलाइट बिल्कुल करने का मैं काम दोबारा कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मैं दोबारा लौटूं। मैं अब अंत करूंगा इसका। मीनू जी आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो पहला सत्र रहा, कि मनोवैज्ञानिक जो एक जंग थी, उसमें इंडिया अलायंस भी जीता और उसमें कहीं राहुल या जो पूरी टीम है इंडिया इंडिया की अपने मकसद में सफल हुई, ऐसा हम मान सकते हैं। अनम्यूट कीजिएगा, शायद आप म्यूट है शायद। जी, 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 सॉरी। देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री दबाव में आ गए और दबाव में आने के बाद जो उन्होंने अनाप-शनाप बोला, वो साफ बताता है कि इंडिया गठबंधन का ज़बरदस्त दबाव रहा। इसमें ना केवल राहुल, उसमें आप ये देखेंगे कि एक उसके बाद महुआ मोइत्रा की स्पीच हुई, वो भी उतनी ही बराबर मारक थी। अखिलेश यादव की स्पीच हुई, वो भी उतनी मारक थी। उसमें कल्याण बनर्जी जो उनके टीएमसी के सांसद हैं, उनकी हुई। वो भी मतलब एक से एक स्पीकर जो सामने आए। ए राजा ने बहुत जबरदस्त स्पीच दी, डीएमके के ए राजा ने।
तो उसमें जैसी हमारी उम्मीद थी कि इस बार जो एक से एक वक्ता है और विद्वान वक्ता भी है इस बार तो उन्होंने जिस तरीके से मोदी सरकार को घेरा तो उससे वो वास्तव में घेरे में आ गए जिसको कि कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन की पिच पे आके खेलने लगे मोदी जी। और उन्होंने इतना मतलब उनको जब कुछ सूझा नहीं मतलब मैं मोदी मोदी की गारंटी और वो तो सब गायब था। अब बोले तो बोले क्या मोदी जी, उनको तो वही करना आता है, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ये है, मोदी ये वो कर देगा। लेकिन वो सब अब करने का टाइम था नहीं क्योंकि इंडिया गठबंधन ने काफी धुलाई कर दी थी। और क्योंकि मोदी जी 240 जो कि आप अभी बात करके चुके हैं पार्टी को नहीं जिता सके जो तो कहे कि मोदी है तो मुमकिन है, कहे कि मोदी का करिश्मा, मोदी का जादू, मोदी मोदी मैजिक वो सब खत्म हो चुका है, उतार पे है, बहुत जबरदस्त तौर पे बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है मोदी जी का। देखिए कल मोदी जी ने जो किया और आज फिर जो कर रहे हैं मतलब 2.5 घंटे आपने कल पकाया लोगों का और सांसदों का दिमाग और 2.5 घंटे आज पकाया आपने। मतलब प्रधानमंत्री को इतने डिटेल में जाने की जरूरत क्या है इतना लंबा लंबा भाषण देने की। प्रधानमंत्री का कल का भाषण भी संक्षिप्त होना चाहिए था और आज का भी संक्षिप्त होना चाहिए था। लेकिन उनको क्या है कि एक तो अपनी वही पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड चलाना है और दूसरा ये कि गांधी परिवार को कांग्रेस को कोसना है। तो वो जितनी तल्लीनता से वो काम करते हैं उसमें 2-2.5 घंटे लगना वाजिब था। और उसमें फिर अध्यक्ष और सभापति जिस तरीके से मतलब आई एम सॉरी टू से बेशर्मों की तरह एक तरफा बोले जा रहे हैं। आप बिरला साहब को देखिए कल जब विपक्ष बोल रहा था तो उनके चेहरे पे देखिए कितना तनाव था, माथे पेशानी पे इतना बल पड़े हुए थे। और आज धनखड़ साहब को देख लीजिए किस बेशर्मी से। तो एक वहां पे एक लोकतंत्र का जिसको कहते हैं कि जो एक असल में दिखाई देना चाहिए था वहां प्ले आउट होता हुआ लोकतंत्र वहां दिख नहीं रहा था। इनफैक्ट लोग नाराज थे, लोगों ने देखा नहीं, अधिकतर लोगों ने तो मोदी जी का भाषण बंद ही कर दिया। तो वो चीज मतलब आप मोदी जी का भाषण और पब्लिक ना देखें ये नौबत आ गई है अभी। वो कांग्रेस को परजीवी बता रहे हैं, वो खुद परजीवी है। मतलब वो दूसरे को जिसको कहते हैं दूसरे का मांस खा के जो जीता है वो आदमी परजीवी कहलाता है। क्षेत्रीय क्षेत्रीय पार्टी यदि सबसे ज्यादा किसी ने खत्म की तो भारतीय जनता पार्टी के नाम है वो चीज। जी उन्होंने आपने ही खत्म की है। वो आपके चैनल पे कई वक्ता गिना के चले गए होंगे। मेरी चिंता यह है कि मोदी जी बैठेंगे कैसे अब राहुल गांधी के साथ जो इनको जो कई संसदीय कमेटी में मेरी बार बार चिंता जाहिर हो रही है क्योंकि मोदी ने जैसे सलाह करेंगे आप इतने महत्वपूर्ण विषयों पे वो आपको सोचने वाली बात है। और उसकी सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात ये थी देखिए जिस हाथरस की दुर्घटना का आपके नीचे भी टिकर लगातार चल रहा है 121 लोगों की तो ऑफिशियली बता रहे हैं। अभी जैसे अरुण कुमार जी बता रहे थे 157 का आंकड़ा है उनके पास। मतलब उनको खबर आई और उन्होंने ऐसे पढ़ दिया कि जैसे कि कोई भाई बारिश हुई है, अभी बहुत तेज बारिश हुई है दिल्ली में, इसकी खबर पढ़ रहे हो। और उसके बाद वो फिर चालू हो गए कोसने के लिए विपक्ष को। कायदे से प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने पे तुरंत भाषण रोक देना चाहिए था अपना। वो बोल चुके थे, 2 घंटे हो चुके थे उनको बोलते हुए वही भाषण पे विराम देते और मृतक आत्माओं के प्रति शोक जताते मौन रख देते, 2-4 सेकंड का ही रख लेते, प्रार्थना कर देते। इमरजेंसी पे मौन रखा जाता है, इस पे मौन नहीं रखा जा सकता। वही मैं कह रही हूँ मतलब इमरजेंसी तो ऐसी घटना है जिसपे मौन रखा जाएगा। और जो आपकी घट रही है ब्रेकिंग न्यूज, देश दहल गया है जिसको सुन के देख के कैसे हृदय विदारक चित्र हैं। लाशें इस तरीके से पड़ी हुई हैं जैसे लट्ठे पड़े हो लोहे के लकड़ी के, इतनी बुरी तरीके से बिखरी पड़ी है लाशें वहां पे। तो वो चीज आपके अंदर इतनी भी संवेदनशीलता नहीं, कैसे आप प्रतिनिधित्व करेंगे? आप गरीबों की बात कर रहे हैं, आप शोषितों की बात कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन 5वें तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, 80 करोड़ के राशन की तो जाने दीजिए बात। अगर आप जब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं तो देश छोड़ क्यों रही है इतनी बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। भाई जिस देश के अंदर इतना पोटेंशियल है जो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है तो उसके लोग क्यों छोड़ेंगे ऐसा देश? वो तो वहीं रहना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि मोदी जी का हमेशा से हर चीज को मतलब इतना सा होगा और इतना बड़ा उसका अचीवमेंट बताते हैं तो वो उनका ये ही जानते होंगे, मोदी जी ही जानते होंगे कि उससे उनको मिलता क्या है। उसे कोई मिलने वाला, उनको कोई इस चीज से कोई हासिल होने वाला है नहीं। लेकिन उसके बावजूद अभी आज देखिए ना आप राज्यसभा में फिर शुरू हो गए हो मैं मोदी की गारंटी। टाइम खत्म हो रहा है। आपकी टिप्पणी पर एक टिप्पणी मैं और लेना चाहूंगा इनसे। एक आप करिए, आप खत्म करिएगा तब मैं। जी हाँ,
जी, बिल्कुल। और इसमें जो देखिए सारा जो प्रकरण हुआ है उसमें डेफिनेटली विपक्ष ने और खासकर देखिए क्योंकि जेरे बहस राहुल गांधी की स्पीच है और राहुल गांधी हैं जो जो मुख्य मुद्दा है। अन्य विपक्षी दलों की विपक्षी नेताओं की स्पीचेस हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा इस वक्त राहुल गांधी है। तो डेफिनेटली राहुल गांधी बहुत आगे निकल गए हैं। आप कुछ भी कहते रहिए, आप जबरदस्ती उनकी टांग खींचना चाह रहे हैं, आप वापस से वो चिपकाना चाह रहे हैं कि उनका पप्पूकरण दोबारा से करना चाह रहे हैं। लेकिन आप देखिए आपकी राहुल गांधी की डिफेंस में किस तरीके से लोग लगातार लिख रहे हैं। पहले कभी आपने देखा ऐसा? कभी नहीं देखा होगा। बिल्कुल आज हर दूसरा आदमी राहुल गांधी के पक्ष में पोस्ट लिख रहा है, चाहे वो फेसबुक पे लिख रहा हो, इंस्टाग्राम पे लिख रहा हो, चाहे वो एक्स पे लिख रहा हो। लोग लिख रहे हैं, उसके पक्ष में लिख रहे हैं, उनको उनकी बात में जान नजर आ रही है। ये लोगों को नजर आ रहा है कि ये लोग खतरा है, ये पार्टी खतरा है देश की एकता के लिए, देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए। ये साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन मोदी जी को अभी भी अपने ऊपर पता नहीं किस मुगालते में है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं 240 का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं केवल, और मैं खुद बड़ी मुश्किल से जीत के आया हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अयोध्या का आप देख ही रहे हैं, सामने वो बैठे हैं सर्टिफिकेट के तौर पे, लिविंग लाइव सर्टिफिकेट बैठा है जी जी अवधेश बिल्कुल बिल्कुल सिंह के सर में। तो तब भी उनको, क्योंकि उनको चिढ़ लग रही है इस बात से, वो देख देख के उबल रहे हैं। उनको उनका मन तो ये कर रहा है कि वो सीट हटा दूं मैं यहाँ से, जिसके ऊपर अवधेश प्रताप सिंह बैठे और ये राहुल गांधी बैठा हुआ है। तो उनकी आंख का कांटा है वो। और जो उन्होंने कल धमकी भी बिल्कुल दी है, और अध्यक्ष साहब को भी कहा है कि इलाज करना पड़ेगा इनका। तो वो इलाज का मतलब कि वो सीन से हटाना चाहते हैं, गिरफ्तारी करते होंगे। और क्या उनके पास होगा, कोई फंसा लेंगे, जैसे उनके पास पुराने मुद्दे थे भी, और अब भी मुद्दों की उनके पास धमकाया कमी नहीं, वो तो धमकाया मैन्युफैक्चर कर देते धमकाया हैं। धमकाया जी, बिल्कुल जी 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 जी, जी धमकाया। धमकाया उन्होंने। सुनिए तो तो वो क्या कुछ भी आप, कर अगर हम सकते इसको नंबरिंग के हिसाब से देखें बहुत संक्षिप्त में, क्या नंबरिंग कीजिएगा आप दोनों को, अगर दोनों की बात की जाए, चाहे वो सदन के नेता हो प्रधानमंत्री जी और चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, यदि हम नंबर देना चाहें तो क्या नंबर दीजिएगा बहुत संक्षिप्त में? सुनीलम सर। फ्रीज हो गया उनका, फ्रेम हाँ मुझे फ्रीज हो लगता गया है है। शायद, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं, चूंकि मेरे पास समय समाप्त हो चुका है, मैं आपका मीनू जी, अरुण जी और सुनीलम सर और संजीव सर नहीं हमसे बात कर पाए। हमारा ये जो आप सॉफ्टवेयर नया है, शायद उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें जो हुई हैं, तो मैं आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और मैं दर्शकों से क्षमा भी चाहूंगा जो तकनीकी तौर पर कुछ कठिनाई हुई थी। ये शुरुआत अभी हमारी आज नए सॉफ्टवेयर के थ्रू आप हमको देख पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और ये थी आज की चर्चा। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए, प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।